बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने जब भी कोई इलेक्शन आता है आपने देखा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे लॉक हॉर्न्स और बहुत शोला बयानी होती है, बहुत सी बातें की जाती हैं। 2024 का इलेक्शन कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 2 साल पहले की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चलाई, क्या क्या नाम नहीं धरे उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, किस किस तरह से नहीं उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन क्या हुआ, इट इज़ अ मैरिज ऑफ पोलिटिकल कन्वीनियंस। एट द एंड ऑफ द डे वो सारे इकट्ठे बैठे हैं, कहते फॉर्म 47 वाले हैं मुस्लिम लीग नून को, लेकिन आइनी ओहदों के ऊपर बराजमान उन्हीं वोटों की मदद से हैं। बहुत से ऐसे ओहदे लिए हैं जिनमें वोट तो शामिल नहीं होते लेकिन माइट शामिल होता है वफाकी हुकूमत का। ये वही वफाकी हुकूमत है जिसे फॉर्म 47 का ताना दिया जा रहा है। दूसरी बात ये कही जाती है, जो सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने कहा कि ये रेंट एग्रीमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं और ख़ुद को मालिक मकान समझ बैठे हैं। दिलचस्प इस्तिलाह है, लेकिन उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि जनाबे वाला, हम ये रेंट एग्रीमेंट अकेले करके तो नहीं बैठे हुए, आप भी इसमें शराकतदार हैं इस किराएदारी मुआहदे के अंदर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अकेले ही हैं जो इस रेंटल एग्रीमेंट के अंदर या इस टेनेंसी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत की। ये सिर्फ दिखावे की हद तक है या वाकई डेगर्स आर ड्रॉन, तलवारें निकल आई हैं सियासी तौर पर और एक दूसरे के ऊपर सियासी हमले किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शोला बयानी दिखा रहे हैं, नजर आ रहा है सबको। उसका जवाब जो जलसे के अंदर दिया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, वो बड़ा सॉफ्ट सा जवाब था। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू इस मोन्टाज के अंदर हमने दिखाई है, क्लोज्ड गैदरिंग के अंदर वो बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि जो तकरीरें कर रहे हैं इनका वाहिद असासा सिर्फ करप्शन है और हज़ारों अरब रुपया इन्होंने दुबई पहुंचा दिया। अगेन एक्यूजेशंस। तो इस हवाले से भी बात होगी कि हमारे मुल्क का सियासी मंजरनामा है क्या पेश करता है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो 5 अगस्त को ये फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने एक फाइनली लाहे अमल देना है, यानी कि 5 अगस्त को बताएंगे कि हमने करना क्या है। अब वो लाहे अमल वाकई कुछ होगा या अगेन इट विल फॉल फ्लैट, कुछ उसका डिविडेंड हासिल नहीं कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दैट इज़ द क्रंच पॉइंट जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। और आज पाकिस्तान के 3 बड़े नामवर और मंजे वफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनसे सीखता हूँ। जनाब हफीजुल न्याई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़िया निगार हैं, बहुत शुक्रिया जनाब न्याई साहब आपका। हमारे साथ मारिया मेमन साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहबा आपका भी। शहजाद इकबाल साहब पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका भी। शहजाद साहब, मैं आपसे अगर आगाज़ करूँ, इफ़ आई स्टार्ट विद यू, ये आई नो इट्स नॉट समथिंग न्यू, ना आपके लिए ना मेरे, इनफैक्ट हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर तनकीद कर रही है PMLN के ऊपर। बट पुटिंग दिस इनटू द कॉन्टेक्स्ट नाउ, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, उसकी जो सेंसिटिव सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है और देन दिस इलेक्शन, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये जो एक बड़ी तगड़ी किस्म की तनकीद और एक कैंपेन बिलावल साहब उसको लीड कर रहे हैं, इज इट जस्ट अबाउट द इलेक्शंस या देयर इज समथिंग मोर टू इट? बहुत शुक्रिया मुनीब। मुझे लगता है इट इज जस्ट अबाउट द इलेक्शंस, और हमने ये पहली मर्तबा नहीं देखा है कि सियासतदान जो है जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो बहुत ही शेमलेस हो जाते हैं। इल्जामात भी लगाएंगे, गाली गलौज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और इलेक्शन के बाद जब आप उनसे पूछेंगे यही बयानात जो आप राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं या शर्जील मेमन साहब दे रहे हैं, आप उनसे पूछे अगले हफ्ते कि आप तो ये कह रहे थे उनके बारे में, तो वो कहेंगे वो तो इलेक्शन की एक तकरीर थी, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए नारेबाजी होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मतलब इन दोनों पार्टीज ने तो एक साथ ही रहना है, को एग्जिस्ट ही करना है। आपको पता है कि इस वक्त जितने भी वफाक के इंपॉर्टेंट ओहदे हैं उस पर पीपल्स पार्टी है, बेशक वो हुकूमत में ना हो, तो ये बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो पूरी आजाद जम्मू कश्मीर में सिचुएशन है उसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहरा रही है, जबकि वजीर आजम उनका अपना है। इंटीरियर मिनिस्टर जिसने कलअदम करार दिया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, वो पीपल्स पार्टी से हैं। और आज बिलावल साहब क्या कैंपेन कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें, आप हमें हुकूमत में लेकर आए, हम आपका मसला हल करेंगे। आप कैसे मसला हल करेंगे? आप अक्टूबर से वहां पे हुकूमत में हैं, तो मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो नून लीग पर डालना दुरुस्त नहीं है। कुछ जिम्मेदारी फिर भी आपको लेनी पड़ेगी इसकी। आज अगर आप ये बैठ के कहते हैं कि यार ये डिमांड 12 सीटों वाली आज आपने क्योंकि आपको पहले करनी चाहिए थी, तो 5 साल आपकी हुकूमत रही है आजाद जम्मू कश्मीर में, उस वक्त तो आपने ये नहीं नारा लगाया। लेकिन क्योंकि आज आप चाहते हैं कि आप सिंपैथी लें उन लोगों की भी जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, इसीलिए आप 12 सीटों पर भी उनके जो मौकिफ है उसकी तायद कर रहे हैं, आप नून लीग को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है दिस इज जस्ट इलेक्शन कैंपेन, नथिंग मोर नथिंग लेस। इलेक्शन के बाद आप इनको ये सारे दिखाएं बयानात और वो कहेंगे कि ठीक है इलेक्शन हो रहा था इसलिए हम कर रहे थे, अदरवाइज वी डोंट मीन।
मेक्स परफेक्ट सेंस, ये एक इसका एलिमेंट है। अब मारियम अहमद साहब, जो एक बड़ी सेंसिटिव सी सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, हम सारे ही उसे मॉनिटर कर रहे हैं। जो बिलावल साहब की तकारीर के अंदर जो प्लेजेस हैं, जो वो प्लेज कर रहे हैं कि आप हमें वोट दें, सब कुछ, एक तो ज़रा उसको हाईलाइट कीजिएगा आपके नज़दीक कि वो क्या बिलावल साहब डिलीवर भी कर सकते हैं या उनकी हुकूमत। दूसरी बात ये कि आपने एक महसूस किया होगा कि बहुत बड़ा फ़र्क है उस पोजीशन में जो पीएमएलएन ने ली हुई है और जो पीपल्स पार्टी ने इस पूरे मामले के ऊपर ली हुई है। क्यों, तो क्या आपको लगता है टेकिंग इनटू अकाउंट एवरीथिंग, नेचुरली इसकी सेंसिटिविटी और इलेक्शंस और उनकी ट्रांसपेरेंसी, पीपल्स पार्टी क्लेम कर सकती है विक्ट्री एक और आफ्टर जीबी, या आपको लगता है कि नहीं यहां मुश्किल होगा कंसिडरिंग के और भी बहुत से हालात हैं? मुनीब, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। मेरा ख्याल है पहले अगर मैं हिस्से को एड्रेस करूं तो मसला इस वक्त ये है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देख रहे हैं ना, ये कोर पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना, उसको दिखाती है, ये उसकी एक निशानदेही करती है। और वो कोर पॉलिटिकल प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि ये दोनों जमातें आज से 35 साल पुरानी सियासत कर रही हैं, ये 90 की दिहाई की सियासत कर रही हैं, जबकि सोसाइटी कई दहाइयां आगे जा चुकी है, कई नस्लें इस दौरान बड़ी हो चुकी हैं। जो मौजूदा नस्ल है वो अपनी आंखों से देख चुकी है कि दोनों जमातें सियासी तौर पर जितने भी बयान दें, ये कोलैबोरेटर्स हैं, सिस्टम की गारंटर है। 2008-9 से तो हम इकट्ठे खुद भी देख रहे हैं, जब से हमने ये सियासत में अपनी साफत शुरू की है मुनीब, के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन गुड कॉप बैड कॉप खेलते हुए, चाहे वो ऑपोजिशन भी करे, वो फ्रेंडली ऑपोजिशन होती है। तो गुज़श्ता 18 साल से भी अगर इन दोनों की सियासत देखें तो बयानात की हद तक एक तरफ है, लेकिन तमाम सिस्टम की जो है दोनों को गारंटर्स हैं, जो मौजूदा निजाम है इसके भी हैं। सो जो पाकिस्तानी सियासत का बेसिक मसला है कि अवाम एक तरफ है, वो आगे निकल गए हैं, ये जमातें अपनी 90 की दिहाई की आइडियोलॉजी में फंसी हुई हैं। सबसे पहले तो ये उसकी निशानदेही करते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनको रिप्रेजेंट करना चाहिए है मौजूदा नौजवानों की उमंगों को या उनकी नब्ज को समझना चाहिए है, ये नहीं कहती कि वो जरूर जाकर फर्दन फर्दन सबसे पूछें। अब इतने ज्यादा बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं, आप कंपनीज हायर कर सकते हैं, आप डेटा एनालिस्ट हायर कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि भाई जो पब्लिक है वो क्या सुनना चाहती है, उसके नजदीक वो क्या इस वक्त उनकी ग्रजेस है, क्या उनके कंसर्न्स है। ये मेहनत नहीं करनी इन सियासी जमातों ने, वही पुराने जो बिलावल साहब की पुरखों के फॉर्मूले हैं वो उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं, जो मरियम बीबी या पीएमएलएन के जो पुराने 30 साल फॉर्मूले हैं उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं। तकरीर को ऊपर नीचे 2-4 अल्फाज अगर आप करते तो मोर और लेस हमें बचपन से याद है, हम यही बातें सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी जब बात करती है गवर्नेंस की तो मुझे तो बहुत हंसी आती है। मुझे नहीं पता आप लोगों को, बाकियों को उतनी हंसी आती है नहीं। आई थिंक इट्स अ जोक। अगर आप सिंध को देखें, कराची को देखें, सिंध के इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अगर आप तमाम मार्कर्स को देखें तो शर्मनाक है। और मुझसे एक डेवलपमेंट सेक्टर के जो साहब थे वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सिंध दुनिया का वो वाहिद इलाका है जहाँ पे कोई एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंडेक्स के तमाम इशारिये हैं वो उन इलाकों से भी बदतरीन है जहाँ पे एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे सूडान हो गया, इथोपिया हो गया। मैं वहाँ बच्चों की सेहत, माँ की सेहत, तालीम की बात कर रही हूँ। तो जब ये सारी बातें करके बिलावल बहुत खूबसूरत उर्दू में, बहुत खूबसूरत अंग्रेजी में दारुल हुकूमत में आके तकारीर करते हैं, तो हम जैसे लोग जो थोड़ा सा सिंध में फिर चुके हैं, कराची में रह चुके हैं, या थोड़ा सा हमारी जनरल परसेप्शन बाकी अवाम के मुकाबले में हम समझते हैं कि थोड़ी ज्यादा है, तो हमें तो हंसी आनी चाहिए और आती भी है। तो इस वक्त जो बिलावल ये कमिट कर रहे हैं, अगर उनकी सिंसेरिटी होती, जरा सी भी डिलीवर करने की इंटेंट होती, तो हमें उसके इशारे एटलीस्ट कराची में इसलिए नजर आ जाते बिकॉज कब से मीडिया हो, सियासी जमातें हो, कराची का रोना रो रो के उनका मुकदमा पेश कर करके थक चुके हैं, लेकिन जू तक नहीं देंगी पीपल्स पार्टी के कानों में। तो ये कैसे वादे हैं जो हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो पूरा नहीं होता है। सो ये एक बड़ी ही सेट पीआर प्रैक्टिस है, जहां पे दोनों जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, वो प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि हम मेन कंटेंडर्स हैं, इलेक्शन हमारे दरमियान ही है, एक हुकूमत में है, एक ऑपोजिशन में है, एक दूसरे पे हमले करेंगे, और बाद में जो भी बेहतर जो है निगोशिएट कर पाया, जो बेहतर सियासी दबाव डाल पाया, कश्मीर में हुकूमत वो बनाएगा। तो ये जो बयानात हैं, इसको मैं निगोशिएशन टैक्टिक समझती हूँ कि दूसरे पे दबाव डाल के दोनों जो है इस वक्त रियासत से बेहतर डील निगोशिएट करना चाहिए। अच्छा न्याजी साहब, एक आपने खूबी देखा है ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सूरत हाल है, अभी शहजाद साहब ने भी इसको हाईलाइट किया कि हुकूमत वहाँ पीपल्स पार्टी की, उसका भी जवाब बिलावल साहब ने दे दिया कि नहीं दिया, वो तो 6 महीने से वहाँ हुकूमत है हमारी। बट बहरहाल कलदम उन्होंने जैक को करार दिया।
इसके हवाले से एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है जो बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, वफाकी हुकूमत की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की। आपको पीपल्स पार्टी उस पोजीशन के करीब नजर आती है? अगर नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन के अंदर अगर उनके हक में नताइज ना आए तो क्या वो ये कहेंगे कि हमें हरवाया गया है? क्योंकि वो ये इस बात को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि जी हम वफाकी वज़रा वहाँ बैठे हुए हैं और ये हम धांधली नहीं करने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। एग्जैक्टली यही बातें जीबी में भी हुई थी, बट वहाँ पीपल्स पार्टी को वाज़े मेजॉरिटी मिली और उन्होंने बना ली एक इत्तेहाद के साथ एक हुकूमत। बहुत शुक्रिया मुनीब मौका देने का। देखें, दो बातें हैं। जीबी और कश्मीर के जो इलेक्शन है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है हमने जो 2018-2024 में देखे हैं, तो उसके बाद ये कहना है कि जी इलेक्शन जो है उसके अंदर कुछ रखा है, उसको तो एकदम रखें। लेकिन जीबी और कश्मीर के इलेक्शन हमेशा से जो है कोई ख़ास एक अज्जाए तरकीबी के मुताबिक जो है वो तरतीब पाते हैं या उनको मुनक़िद कराई जाती है। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब जो है उन्होंने जीबी का इलेक्शन अर्न किया है। उन्होंने यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट है उन्होंने अर्न किया है, बनाया नहीं किया। कोई कोलिशन के उससे नहीं है वो, मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने जो सेनेट का चेयरमैन है अर्न किया है। देखिए, पहली तो बात है जो सियासी जमातें हैं वो अगर इख्तलाफ रखती है और बाद में ठीक हो जाती है तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई चमे की बात नहीं है। पूरी दुनिया में यही रिवाज है। हमने पाकिस्तान में खैरवाद किया हुआ कि जब तक तलवारें जो है ना नियाम से बाहर अगर निकालें तो अंदर ना रखें, कत्लों की दुश्मनी कर लें और सारी जिंदगी के लिए एक दूसरे को खाता कर लें, क्योंकि सियासी इख्तलाफात है। ठीक है जी। लेकिन जब भी वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो जिंदा कैसे बचेगा। ये एक सियासी जमात जो होती है उसको दूसरी सियासी जमात के जो मुकाबले होती है मुखालफत करनी पड़ती है, और इलेक्शन के दिन में इसकी शिद्दत ज्यादा नजर आएगी, किसी भी इलेक्शन में होगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी उस्मान बुज़दार की जो है इतनी बड़ी हुकूमत थी कि इमरान खान साहब का आज तूती बोल रहे हैं? क्या उस्मान बुज़दार पे वोट किए? क्या इमरान खान साहब ने कश्मीर पता किया है कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि कराची से लेके जीबी, कराची, कश्मीर, हर जगह पे 400 उनका चर्चा है। तो असल मसला ये कि ये तो एक और बहस है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की तवज्जो हासिल करना और उसके पॉपुलर होना कोई ये पहला जो है फिनोमेना नहीं है। नवाज शरीफ साहब इसको एंजॉय कर चुके हैं, भुट्टो साहब कर चुके हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी को मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ। मेरा ख्याल है कि जिस सिस्टम को जिसके अंदर उसकी इतनी औकात नहीं है, लेकिन जितनी भी औकात है ना उसको जिस तरीके से वो हैंडल करती है। आप मुझे बताएं कि हम यहाँ पे एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नहरों का जी, हम यहाँ 100-150 अरब डॉलर के ख्वाब सोच रहे थे। हम चीन को ट्रिगर किया, हमने अबू धाबी को किया, हमने सऊदी अरब को किया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो हमारे ख्वाब के देखे जा रहे थे। तो क्या आपने नहरें बना ली? अगर नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई? फिर आपने उसके बाद आप 28वीं तरमीम लाने चाहते थे, 27वीं में भी कुछ ज्यादा तजावज करना चाहते थे। तो ये पीपल्स पार्टी को इसका क्रेडिट दे कि वो एक वक्त में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जरदारी साहब ने जब बेनजीर साहब की डेथ हुई जी, तो उन्होंने लफ्ज कहा था कि जी पाकिस्तान खप्पे। जी हाँ, जी हाँ। तो है ये बड़ा केयरलेस से मेरा तबसरा, लेकिन चूंकि बहुत बाद में किया तो वो उसकी गुंजाइश बनती है। तो मैंने कहा जरदारी साहब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं ये भी कह सकता था कि पाकिस्तान ना खप्पे। ये है पीपल्स पार्टी की टोटल केमिस्ट्री, उनकी सियासत। चुनाचे आप इस पार्टी को अंडरमाइन ना करें। ओके, वो बिल्कुल अपने कार्ड सही खेलते हैं। ठीक है। अभी तो आप ये देखें कि जो वैक्यूम क्रिएट हो गया मुस्लिम नून का के जो है सियासत से जो है उनकी सियासत कमजोर होने की वजह से, ये वैक्यूम भी बिलावल साहब जो है फिल इन करेंगे। मैं एक जमाने में समझता था कि पीपल्स पार्टी को शायद अब सिंध से बाहर ना निकलने दिया जाए। अच्छा, लेकिन आप जब देखते हैं कि एक वक्त है, एज इज ऑन बिलावल साइड, 15-20-10 साल बाद जब ये सारे लीडर खर्च हो जाएंगे जी, तो बिलावल साहब ने जो वैक्यूम है, ये आप ये देखें कि दो पार्टी होना जरूरी है। 2011 तक जब पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मुस्लिम नून के साथ हुकूमत में थी, तो जो वैक्यूम पीपल्स पार्टी ने पंजाब में क्रिएट किया वो
फौरन तहरीक इंसाफ ने उसको ऑक्युपाई कर लिया। हमने देखा कि 2010-11 में वो तहरीक इंसाफ जो किसी गिनती में नहीं थी, 1% वोटों की गिनती में नहीं थी, वो 2011 दिसंबर के सर्वे में वो 30-35% में पहुंची हुई थी, ठीक है, या 28% में पहुंची हुई थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बिलावल के तो मैं जो अंदाज सियासत है उसका मैं बड़ा मुतरफ हूँ। मैं 2-4 कल परसों भी यही तुम्हारा दोहरा देता हूँ ताकि वाइंड अप हो जाए कि बिलावल जो है वो अपनी वालदा से कहीं ज्यादा ज़हीन मुझे जो है दिखाई देते हैं। अच्छा। बल्कि मैं उनको अपने नाना का हमपला करार देता हूँ। आप देखें बिलावल के अंदर, आप नौजवान हैं, हम शायद देखने रहते नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि बिलावल जो है जब बहुत कामयाब सियासत करेगा, लेकिन करेगा 10-12 साल बाद उसमें मौका आएगा, फिर देखेंगे। लेकिन उसकी ये सारी जो चीजें ये बुनियादें कर रही है, हर जगह जाके अपने और फिर अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में ये बड़ी इंटरेस्टिंग, और ये ले लेगा तो वो ले लेगा कश्मीर। तो तरीका आ गया है कि कैसे नेगोशिएट करते हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि वो ले लेंगे? बट शहजाद साहब, ये बात मैंने मारियम अहमद साहबा के सामने भी रखी थी। मैं चाहूँगा इसको ज़रा आप मैं ज़रा मियाँ नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस है, ज़रा उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगा। बट पहले ज़रा मुझे सिर्फ ये बता दें, ये बात आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, जैक के हवाले से, कलअदम जैक के हवाले से उनका बड़ा क्लियर, वो कह रहे हैं बगैर किसी इबहाम के कहा जाता है कि जी उसमें इंडियन एलिमेंट इन्वॉल्व है। क्या आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकारीर में, वहाँ जो मौजूद पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर बात है हुकूमत है, वहाँ से भी आपको एग्जैक्टली रेप्लिकेट होता हुआ वही बयानिया नज़र आता है जो PMLN की हुकूमत वफाक में दे रही है, या जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बता रही है कि ये इंडियन एलिमेंट है जैक के अंदर और इनसे कोई निगोसिएशन, कोई बातचीत नहीं हो सकती? आई थिंक पीपल्स पार्टी जो है ना, वो कुछ इनके मुतालबात को तो एंडोर्स कर रही है। जैसे मैंने अभी बताया, वो 12 सीटों पे मिसाल देते हैं कि सिंध में अगर इलेक्शन हो रहा हो, और ये कैसे हो सकता है कि सिंध का इलेक्शन हो लेकिन वोटिंग पंजाब में हो रही होती है। यानी कि बड़ी जो उनकी एक डिमांड है जिसपे हुकूमत और रियासत कहती है कि नहीं, ये 12 सीटों वाला मामला तो अभी नहीं हल किया जा सकता। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाए उसके बाद ये मामला हल हो तो अलग बात है, फिलहाल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की कुछ डिमांड है जिनको एंडोर्स करते हैं। इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला सकती है रियासत, तो यहाँ पे इंटरनेट भी खुलवा दें। भाई कुछ तो आप इसका ओनस लेना, अपने जिम्मेदारी लें। के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नहीं जा सकते, ना वो इन प्रोटेस्टर्स को मुकम्मल तौर पे नाराज करना चाहते हैं उनके मुतालबात को रद्द करके। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इस वक्त एक दरमियानी लाइन लिए हुए हैं। आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, अच्छा लग ऐसे ही रहा है, आपने भी शायद इसका हिंट किया कि इस वक्त ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में है और नून लीग हुकूमत में है, लेकिन है इसका उलट। पीपल्स पार्टी की आजाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत है और नून लीग ऑपोजिशन में है, लेकिन लगता है इसका बिल्कुल उलट है। नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, उस पर क्या एक जो उनका जुमला था जो बड़ा वायरल हुआ कि मुझे शहबाज शरीफ साहब कहें तो मैं यहाँ पे बन जाऊंगा वजीर आजम। मतलब आप पार्टी के सदर हैं यार, आपने शहबाज शरीफ साहब से इजाजत लेनी है, आपने तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर हाथ रखा इसलिए वो वजीर आजम बने, और इसी तरीके से आप जिस पे हाथ रखेंगे वो आजाद जम्मू कश्मीर का वजीर आजम बनेगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसले नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी आ रहे हैं, मुल्क का वजीर आजम नहीं बना तो क्या हुआ, आजाद जम्मू कश्मीर का मैं जो है वो बन जाऊंगा। तो जीजा जस्ट ये पॉलिटिकल बयान है। लेकिन एक चीज जो हमने देखी है मुनीब, जो इस पूरे मुल्क में अब एक मसला हम देखते हुए आ रहे हैं, और रिसेंटली वो आजाद जम्मू कश्मीर और GB में भी हमने देखा है, हक के हुक्मरानी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, कि जिसका राइट टू रूल था, जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में था उसको नहीं जीतने दिया गया, उनसे मैंडेट छीना गया, लिहाजा 20 साल बाद हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया है। दहशतगर्दी एक मसला है, वहां पे सियासत खत्म होकर रह गई है। हमने ये अपने नेशनल लेवल पे भी होते हुए देखा है, और मैं आपको बताऊं आजाद जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा, क्योंकि आजाद जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहां पे थी जो मुस्लिम लीग के साथ एक अलाय बन के वहां पे इलेक्शन लड़ रही थी। यानी कि एक फैसला ये था कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा लेंगी, ताकि एक इंटीग्रेशन जो है उनकी पाकिस्तान के साथ वो रहे, पाकिस्तान के साथ जो एक लॉयल्टी है वो उनकी बरकरार रहे। इसलिए मेन स्ट्रीम पार्टीज वहां पे इलेक्शन लड़ती थी। दूसरी वहां पे ऑब्वियसली लोकल्स भी थे। तो बात करते हैं जमहूरियत की, पहला स्टेप यही कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं और जिसका रूल गवर्न करने का हक है उसको दें। अभी GB में क्या हुआ है, क्या आपको और मुझे नहीं पता कि वो जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो आजाद उम्मीदवार वहां कैसे चले गए? कोई सेंस बनती है? आप बताएं, वफाक में अगर नून लीग की हुकूमत है तो क्या वो आजाद उम्मीदवार नेचुरली इंक्लाइन नहीं होते कि हम नून लीग में ज्वाइन करें और फिर हम नहीं, आप भी अगर गौर से सोचेंगे तो बहुत सेंस बनेगी वो वैसे लेकिन वो इसलिए है क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ एक उनको भी जो है अपने टोज पे रखने के लिए एक और पार्टी जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कैसे क्रिएट की गई, उनकी वहां पे हिमायत हो।
तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी बात है। हमने ये रिसेंटली कश्मीर में देखा है और इसके अलावा पूरे मुल्क में भी हम देख रहे थे। अच्छा, मारियम अहमद साहब, आपने ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आई डोंट नो, अब 10th टाइम उन्होंने इस तरह के एहतजाज की कहा है कि लिए हम कॉल दे रहे हैं, पता नहीं अब 5 अगस्त को बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। तो कोई ज़्यादा उम्मीदें आपको लगता है कि इमरान खान साहब के कारकुनान को या सपोर्टर्स को होंगी, या दोबारा कोई एक नई ट्रक की बत्ती होगी कि अब हम ये करेंगे और पूरे मुल्क में रैलियां निकलेंगे और सब कुछ होंगे? वो नहीं नज़र आ रहा, जो जोश या वलवला चाहिए या ग्राउंड पर जो इनकलाब चाहिए तहरीक इंसाफ को, वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत की अगर मैं कहूँ जो सबसे बड़ा इशू रहा है ना, वो ये है कि ना तो हुकूमतों से हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर चलती है, और ना ऑपोजिशन से ऑपोजिशन होती है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर। अगर आप जितनी भी चले पिछले हम 15 साल की सियासत को लेकर देख लें, तो ऑपोजिशन करना अपने तय इतना आसान नहीं है। 3 टीयर्स के ऊपर ऑपोजिशन होती है। सबसे पहले तो ये कि आपने देखना होता है कि आपकी जो नीचे इंतजामी इस वक्त सूरत हाल है पार्टी की, जो स्ट्रक्चरल पार्टी का इस वक्त ढांचा है, वो कितना मजबूत है। उस इशू पे अगर हम देखें, अगर उस फैक्टर से जांचें, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ में वहां पे काफी कमजोरी पाई जाती है, और उसकी बड़ी वजूहत है। जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी को मार मार के लोगों को पार्टी छुड़वाई गई, उसका ढांचा तोड़ा भी गया, लेकिन उसके अलावा भी जो मौजूदा क्यादत है उसमें कैपेसिटी इश्यूज भी नजर आते हैं कि उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाए। दूसरी बात ये होती है जी कि आपने हवा का रुख देखना होता है। हवा का रुख ये है कि भाई लोकली जो है इस वक्त सियासत कैसे जा रही है, इंटरनेशनली आपका जो मुल्क है वो पूरे दुनिया भर की सियासत में इस वक्त किस तरह से पोजीशन हो रहा है। तो जो इस वक्त हवा का रुख है वो भी किसी भी ऑपोजिशन की तहरीक के लिए मुवाफिक नहीं है। अच्छा। और जो तीसरा इशू होता है वो होता है कि आपकी अपनी जमात के अंदर जो आपकी जो सियासी तौर पे एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना है, या उसमें कोई इतना इत्तेहाद जरूर मौजूद हो कि अगर कोई मूवमेंट चले तो सब एक दूसरे के बोझ ना बने, बल्कि एक दूसरे की जो मूवमेंट में साथ निभाएं और एक मोमेंटम बनाएं। तो ठीक। तीनों जो फैक्टर्स हैं इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नजर नहीं आ रहे हैं। एक और काम होता है कि भाई आप जो दीगर ऑपोजिशन की जमातें होती हैं उनसे राब्ता रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कोई ग्रैंड इत्तेहाद बनाने की कोशिश करते हैं। मौलाना के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट जरूर किया, लेकिन उसको किसी भी वो उस नहज तक नहीं ला सके कि कोई जॉइंट ऑपोजिशन का अपना एक बोझ बन सके, वो भी नहीं हो पाया। तो सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो 4 अहम कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, ये चारों इस वक्त उनके हक में नहीं है। तो मुझे फिलहाल कोई मूवमेंट चलती नजर नहीं आती, लेकिन जाहिर सी बात है उनका एक वोट बैंक है, उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को कोई थोड़ा सा मुतमईन करने के लिए ये इंप्रेशन जरूर देना है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ भी जो मौजूदा निज़ाम है, इसको आप जो भी नाम दें, हाइब्रिड निज़ाम दें या हाइब्रिड प्रो मैक्स निज़ाम बोलें, उसकी गारंटर है और फैसिलिटेटर भी है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत मौजूद। ठीक। अच्छा, न्याई साहब, आप आई नो आप पहले भी इसके ऊपर बड़ा क्रिटिक आपका आया है कि ये कोई तहरीक कभी ये नहीं चला सके या कोई इन्होंने कोई कामयाब नहीं किया, लेकिन अब शायद एक जानिब उनकी हमशीराएँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जगह जगह जा रही हैं, ऊपर से पार्टी ये कह रही है कि हम 5 तारीख को जलसा करेंगे इमरान खान स्टेडियम में और फिर वहाँ से हम बताएंगे, बड़ा अहम ऐलान होगा। तो बड़ा अहम ऐलान क्या होगा? ये जो वफाक में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, कोई ऐसा ऐलान होगा कि इनको भी, इनके नीचे भी सियासी ज़मीन इनके लिए तंग हो, या कोई उसमें हिद्दत बढ़े, या बिजनेस एज यूजुअल आपको लगता है अगेन? अगर इजाजत है तो मैं 1-2 फिक्रे जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर जी अदा कर सकता हूँ। जी जी जरूर। मुनीफ साहब, मैं इस एटीट्यूड को बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो एटीट्यूड होता है ना कि हम इसको चिमटे से नहीं उठाएंगे और इसके पीछे इंडियन हाथ है, ये एक वो चीज है जो बिल्कुल एक जिसके पास एक जो माइटी जो होती है ना, एक ताकत होती है ना, ये उसकी रौनक है। ठीक। मैं इंडिया का हाथ किसके पीछे नहीं है। मैं पाकिस्तान के अंदर गड़बड़ कराऊं, फर्ज की हुकूमत के खिलाफ जलसा जुलूस करूं, तो इंडिया 3-4 जुलूस भेज के या बम का धमाका करा देगा या पथराव कर देगा, या तो इसका मतलब यह है कि जो लोग पाकिस्तान के जलसा जुलूस किए हुए हैं उनको आप उनसे मुकाता कर लें। मतलब हम नहीं जानते कि जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट चलेगी तो इंडिया घुसाएगा, लेकिन आप अगर इसी पर जो है उसके ऊपर प्रिटेक्स्ट के ऊपर आप अकबर भुगती को उड़ा देंगे, बैतुल्ला महसूस को कराची में उड़ा देंगे, किसी को कर देंगे कि इंडियन पीछे है, तो उससे बात पूछे अगले 20-40 साल जो है फिर आप भुगते। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ऐसे जो चीज होती है, सियासी मसलों के सियासी हल होते हैं, और जो भी बंदा इसको हल कर रहा है उनसे मेरी बहुत माना गुजारिश है कि आप इसको जो है सियासतदानों को ट्रिगर करें और फिर इंटीग्रेट करें।
ये सारे के सारे अपने लोग हैं और जिनका जो होगा कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई एजेंडा होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा और वो अलहदा हो जाएगा और वो उसके अंदर मिलके अपनी जो कुछ वास्ते करना चाहिए वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते ये जो होता है ना, हम पकड़ लेते हैं उसके बाद ये आज फलानी जगह पे जीबी में निकले, ये तो निकलते रहेंगे हुकूमत के खिलाफ। देखें तहरीक इंसाफ को आप जहां देख रहे हैं ना, तहरीक इंसाफ के बारे में मेरा तो एक पूरा एक जो है एक मौक़िफ़ है, वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की जिंदगी में जितना नाकाम एहतजाजों का तहरीक इंसाफ को तजुर्बा है जी, वो किसी को नहीं है। ठीक, तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब की जब अपनी बलबड़ंगे क़यादत थी 2014 का धरना किया, 2022 में 25 मई को इस्लामाबाद आए, 30 लाख बंदे लेके आए थे, 3000 नहीं निकला। 26 नवंबर को एक लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने आर्मी चीफ बनने से रोकना था, उसके लिए पहुंचे तो जाके एक सड़क के किनारे कोई कौमी रहनुमा भी सड़कों के किनारे सैटरडे टाइम में, आप पिंडी के रहने वाले हैं, देखते रहे वहां पे कोई जलसा करता है तो जी ये तो एक साइड पे रख लें। लेकिन जो लम्हा फिक्रिया क्या है, ये मुल्क की जो अक्सरियत है वो इमरान खान साहब के साथ है। अगर किसी को कुछ शक है तो अपने घरों में जाके फरोले, अपनी फैमिली में चाचा ताई मामा मामी नेफ्यू नीस सबको फरोले और मैं देखे कि क्या सूरत हाल है। कोई बंदा जो तहरीक इंसाफ के साथ आया वो पीछे हटे या उसमें एक आध का इजाफा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो कमल कमते तो कायम है, किसी सर्विस एरिया पे खड़े हो जाए, ठीक आपको लोग बता देंगे। किसी मस्जिद में मैं तो जाता रहा तो मसाजिद में एक आम क्राउड में घुसे आपको हर जगह तहरीक इंसाफ नजर आएगी। और ये जब चीजें होती हैं तो इमरान खान को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मार्च 2019 में नवाज शरीफ साहब को कोर्ट लगभग जेल में मिलने गया तो मैंने कहा मियां साहब ये वहां पे बहुत सारे लोग थे, शामी साहब भी थे, जामी साहब भी थे, हबीब अकरम भी थे और बहुत सारे लोग थे, आजाद कश्मीर के उस वक्त के वज़ीर आज़म और खैदर साहब भी थे, राजा भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो मियां साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने कहा मियां साहब ये आपको कोई बंदा जेल में नहीं रख सकता अगर पब्लिक आपके साथ है, ठीक चाहे उसका कुछ हो या ना हो। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि आप जब हल्के तो खुदा आपके पास हो, मुमलिकत के 3 हिस्से हैं और कोई भी हुकूमत है उसके जलेकी में से एक तीनों हिस्से जो है कुल्ली उनके पास हो, हल्के तो खुदा, खजाने की चाबी और लश्कर की कमान। ठीक, अब खलकत खुदा इमरान खान साहब के पास है, लश्कर की कमान और खजाने की कुंजी आपके पास है। अगर पाकिस्तान को चलना और लोगों को लोग क्यों नहीं इंजॉय करते हो आप ये अच्छी अच्छी बातें, कितने बड़े बड़े हमने कारनामे किए। मैं तो कहता हूँ मेरी जिंदगी के अंदर 3 बड़े कारनामे हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2 मैंने जाते जाते अपनी जिंदगी इस हिस्से में देख ली है। एक इंडिया के खिलाफ ऐसी जंग जीती है कि पूरे दुनिया में हमारा जो है तूती बोल रहा है और जो हमने सालसी की है गैर मामूली सालसी है कि अगर पाकिस्तानी सालिस जो है वो एक बिल पे जाकर ट्रम्प को सुबह रात को फोन करे तो भी उसको उठाना पड़ता है और सुबह करने तो भी उठाना पड़ता है। आपके इल्म में ये सारी बातें आएंगी किस तरीके से एक दिन में 3 दिन 4 दफा पाकिस्तान से कॉल जाती है उसको सुननी पड़ती है ट्रम्प को। ये वो मामूली बातें हुई, लेकिन कौम क्यों नहीं एंजॉय कर रही? मैं कहती इनको एंजॉय करना चाहिए और ये जो लोग हुकूमत में इनका ये काम है कि कौम को साथ में लाए। सियासतदान का जो कहते हैं ना गला फाड़ रहे हैं सर, रोज कहते हैं हमने इतना कुछ हासिल कर लिया, वो लोग अब उसको लेकिन देखा ना नहीं उसके बाद क्या होता है क्या आपने इसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद कौम को मुकाते करने, इस कौम को इसके साथ एंजॉय करते रहे पूरी जिंदगी, पता चले यही पाते हैं सर। मुझे क्या होता है कि हमारे एंजॉय करे, आजकल रोज कौम एंजॉय करती है, बढ़ती हुई तेल की कीमत वो भूल जाते हैं जो कुछ अच्छा हुआ सारे ये भी साथ सैलिंग। अगर आप अब हकीकत ये है कि कोई ऐसा करे जिसमें आप कम से कम इमरान खान को ना सही मुल्क को ना सही तो कौम जो है जो आप लोगों से नाराज है पूरे हर जगह पे और हर चीज में कीड़े निकाले आपके अच्छे कामों में, उनको ऑन बोर्ड करें। ये हुकूमत का अवली फर्ज है। ओके, ठीक। और हुकूमत के साथ और उनका सपोर्ट उनका भी अवली फर्ज है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को एक फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर सियासत की तूती बोलता है 8 फरवरी 7 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ जो 9 फरवरी 2024 को ताकतवर थी उसकी सियासत, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जीत के या इक़्तिदार में आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये कि 9 फरवरी को राइट। शहजाद साहब अगर इस नुक्ता नज़र को देखा जाए तो फिर तो इस बात में बड़ा वजन है कि एज लॉन्ग एज आपकी पब्लिक सपोर्ट है तो फिर तो जो एक सेंस ऑफ आई वुड से कॉल इट अर्जेंसी, लेकिन एक थोड़ी डेस्परेशन नजर आती है कि नहीं हो कुछ नहीं रहा,
वोटर सपोर्टर का बड़ा प्रेशर है। अभी जुनैद अकबर खान साहब ने उस दिन कहा हमें गालियां देते हैं लेकिन आप लोग नहीं निकलते, वो और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि हम वोटर निकलता है, सपोर्टर निकलता है, लोग नहीं निकलते, आम बंदा खुद नहीं निकलता। तो फिर तो पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुनीब, इससे पहले जरा ये जो भी बात हुई कि जैक के हवाले से भी कहा गया कि वो इंडियन एजेंट है, आपने भी शुरू में कहा कि हुकूमत तो इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं रखती। मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, कहाँ से फंडिंग मिली है। मेरे पास 2-3 सवाल है। ठीक यार ये बताइए कि अगर आप उन्होंने फंडिंग ली है इंडिया से, वहां से फंड कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है उनको, तो एक हफ्ता पहले क्यों हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही थी? मतलब अगर आपको पता हो कि ये फंडेड है बाय इंडिया, सपोर्टेड है बाय इंडिया, तो आप उनसे क्यों मुज़ाकरात करेंगे? मतलब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते आपके और वो अपनी डिमांड से पीछे हट जाते, तो वो इंडियन एजेंट नहीं होते, वो वहां से फंडिंग नहीं हुई होती उनकी फिर। लेकिन क्योंकि नाकाम हो गए, वो अपनी प्रोटेस्ट पे बजित थे, तो फिर वो इंडियन एजेंट हो गए। आपको पता है अभी कॉकरोच जनता पार्टी जो वहां पे आंदोलन कर रही है जंतर मंतर में बैठ के दिल्ली में, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। बीजेपी के मिनिस्टर्स, उनके कैबिनेट मेंबर्स उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तानी फंडेड है। ये दोनों मुल्कों का ये हाल है। देखिए, हमें कभी कभी ये सोचना चाहिए कि जेन्युइन ग्रीवेंसेस क्या क्या है। यहीं पे बैठ के आपको और हमें बताया गया था ना कि नवाज शरीफ की जो स्टील फैक्ट्रीज हैं वहां से रॉक एजेंट निकलते हैं। कहां गए वो रॉक एजेंट? यही कहा था कि $450 बिलियन उन्होंने जो है मनी लॉन्डर कर दिए। 450 बिलियन अरब थे, पता नहीं कितने डॉलर थे, क्या थे, जो भी थे। ये इल्जाम लगे। तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी फॉल्ट लाइन्स होंगी तो जो भी आपका दुश्मन है वो उस फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। बट कभी कभी आपको ये देखना चाहिए कि इनके जो ग्रीवेंसेज हैं क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, और उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये हो भी रहे थे जब मुज़ाकरा चल रही थी, यही कोशिश थी, लेकिन वो फेल हो गए। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, देखें इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि 5 अगस्त को भी जो भी एहतजाज होगा, जो भी लाएमल होगा, वो एक नाकामी होगा, उससे कुछ निकलना नहीं है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया गया है। जो 26 नवंबर को हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एक आम आदमी में ये हिम्मत है कि वो निकले और एहतजाज करे। खासतौर पर मैं आपको बताऊं, उनके एमपीएस जो हैं केपी में, वो ये बताते हैं कि अब तो ट्रांसपोर्ट का मसला है, क्योंकि जितनी गाड़ियां वो छोड़ के आए थे वो सब जला दी गई, तोड़फोड़ हो गया, किसी को गाड़ी वापस नहीं मिली। तो इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन दोबारा करना, ये प्रैक्टिकली एमपीएस बताते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोई अपनी गाड़ी नहीं देगा और कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनके लिए। तो जो उनके साथ हुआ है, उनको दीवार से लगाया गया, वो एक इशू है। लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है एग्जिस्टिंग, उनके पास भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बल्कि हमसे जब लोग मिलते हैं, एक दूसरे पे शक करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज है, फलाना कॉम्प्रोमाइज है, यानी कि वो कहते हैं सभी कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, एक बात है कि बिल्कुल पीटीआई की सपोर्ट होगी और वो शायद इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुकी है। जब वक्त आएगा, अच्छा वक्त, तो शायद वो बाहर निकलेंगे। बट एक बात तो तय है ना, जो इमरान खान ने सख्तियां झेली हैं, वो उनकी पार्टी लीडरशिप झेलने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लें, जो लोग अरेस्ट हुए 9 मई के बाद, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा वगैरह जो है, एजाज साहब, वो जेल में है। जिन्होंने जेल में रहने का फैसला किया वो जेल में, जिन्होंने बाहर आने का फैसला किया वो बाहर आ गए। उसके बाद कोई बड़ा लीडर अरेस्ट नहीं हुआ है उनका। तो क्योंकि इस लीडरशिप में जो भी बाहर है, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने जो भी सियासत करनी है बाहर रह के करनी है, तो हम इतनी कोई सख्त लाइन नहीं लेंगे। तो अगर जो हार्डशिप इमरान खान फेस करने का उन्होंने फैसला किया है, उनकी पार्टी वो करना नहीं चाह रही, ये फैक्ट है। और जब तक वो नहीं करना चाहेंगे, तब तक मेरे ख्याल से इसी किस्म की सियासत होगी जो वो कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मारियम अहमद साहब, आप जी सर, नहीं सर, मैं उसमें असल में शहजाद ने बड़ी अच्छी बात की, मैंने कहा मैं भी ऐड कर दूं कि मुनीब, ये जो जैक का मामला है ना, आप ये हैरान हो जाएंगे। वाकयात तो मेरी ज़हन में दर्जनों आ रहे हैं, लेकिन मैं एक कोट कर देता हूँ, तो एक से एक इंटरेस्टिंग है। मुस्तफा खान जो है अर्ली 80s में, उसके ऊपर इल्जाम लगा कि वो इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान के जनरल हक समेत दर्जनों जर्नैलों को कत्ल करवाना चाहता था। उसके लिए उसने इंडिया से मिसाइल मंगवाए और दागे, 2 मिसाइल दागे भी गए। उसमें इंडाइटेड हो गया। फिर वो किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के, जैसे लोग भाग जाते, भाग गया। और उसके बाद ऐसा मंतर किया कि 1988-80 में, जब 1990 में, 1990 में बेनज़ीर की गवर्नमेंट डिसमिस हुई, तो मुस्तफा खान साहब वो जो एस्टेब्लिशमेंट के वजीर आजम बने, निगरान मुस्तफा जतोई साहब, खर साहब उसमें वाटर पावर के सीनियर मिनिस्टर थे। तो खुदा के वास्ते ये मिजाज पाकिस्तानी कौम में जो है ना, इसका ये सारी चीजें हकीकत होती है। लेकिन जब एकदम आप कुछ को कर देते हो, तो ये अक्रॉस द बोर्ड को कानून बनाओ, ताकि जैसे शहजाद कह रहे हैं कि आप खुद इस मुल्क में जो है सारे लोग ऑन बोर्ड हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा मारियम अहमद साहब, टुवर्ड्स द एंड आपके नज़दीक ये जो तहरीक का आगाज़ हो रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये जो जलसा होगा, इससे असर पड़ेगा, या डू यू टेंड टू एग्री विद व्हाट शहजाद साहब हैज जस्ट सेड?
देखिए, असर अगर हम फ़ौरन देखें कोई पॉलिटिकल उससे गेन होगा वो तो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। इस वक़्त मुवाफ़िक ही नहीं है हालात ना इंटरनेशनली ना लोकली दोनों तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें फ़िलहाल कोई भी मुझे रूम नज़र नहीं आ रहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पॉलिटिकली कोई जगह बने। कुछ उनको इंतज़ार करना पड़ेगा और पाकिस्तान में हमेशा सियासी जमातें इंतज़ार करती आई हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, वो थोड़ा-सा उनको मालूम होता है कि पहले चार्ज करना है, फिर रिट्रीट करना होता है, फिर जब वक़्त बने तो फिर उसमें से अपने लिए रास्ता निकालना होता है, तो तहरीक-ए-इंसाफ को भी कुछ अरसे और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बात तो हमें इस वक़्त ये तय नज़र आ रही है। लेकिन वे बार-बार ये कहना भी ज़रूरी है कि साइलेंस का मतलब कभी-कभी कभी भी हरगिज़ स्टेबिलिटी नहीं होता। ठीक। मुझसे अक्सर जब लोग मिलते हैं वो कहते हैं जी देखें सब तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, कहीं से शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, पॉलिटिकल कोई तहरीक नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब मुतमईन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कोई जब सियासी जमातें सियासी एक्टिविटी करती हैं, ज़रूरी है कि फ़ौरन ही उसका कोई सियासी आउटकम आ जाए? नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी जद्दोजहद जारी रखती हैं, चाहे वो कोई छोटी तहरीक चलाएँ, बड़ी तहरीक चलाएँ, जलसे करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। सो कोई भी सियासी प्रोसेस जो होता है ना, मुझे वो कभी बेमायनी नहीं लगता है। उसके कोई ना कोई बाद में आपको आउटकम नज़र आते हैं, असरात नज़र आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें कि इमीडिएट फ्यूचर में तहरीक-ए-इंसाफ कोई बाजी पलटने जा रही है, फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद इकबाल साहब, मेमन साहब और हफीजुर रईस साहब ने हमारा साथ दे रही। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।